नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीक जोग्राफर्स यूनानी भूगोलविद्ता और आज हम चर्चा करेंगे होमर और थेल्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूनान वासियों जो यूनानी थे, तो यूनान वासियों की जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, उस कल्चर को हम कहते हैं हेलेनिक कल्चर। हेलेनिक कल्चर कहा जाता है। तो यूनान के जो निवासी हैं, ज्ञान की अनेक शाखाओं के अग्रदूत थे। उनका काल यूनान का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ ग्रीस था। उन्होंने मिस्र, चिल्डिया व असीरिया के निवासियों से खगोल विज्ञान, गणित व ज्यामिति में बहुत कुछ ग्रहण किया। मिस्रवासियों व सुमेरियन ने स्वच्छ आकाश के तले और उपजाऊ समतल मैदान में ब्रह्मांड के पिंडों की स्थिति व परिभ्रमण आदि के बारे में अनेक अवलोकनों द्वारा अपार ज्ञान अर्जित किया। अति आरंभिक काल के अंदर भौगोलिक ज्ञान यूनान जो ज्योग्राफिकल नॉलेज थी, कहाँ तक सीमित थी? अति आरंभिक काल में भौगोलिक ज्ञान यूनान व एजियन सागर से घिरे देशों व द्वीपों तक ही सीमित बना हुआ था। इसके पार सब कुछ अस्पष्ट था। यूनानियों की प्रखर बुद्धि, दे आर इंटेलिजेंट, ज्ञान जिज्ञासु थे वो। ज्ञान जिज्ञासा प्राप्त करने का उनका स्वभाव, जो उनका नेचर था, वो जिज्ञासा वाला नेचर था। दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, वे वैज्ञानिक अभिरुचि, साइंटिफिक एप्टीट्यूड था उनका। तो यूनानियों के प्रखर बुद्धि, इंटेलिजेंसी, ज्ञान जिज्ञासा प्राप्त करने का उनका स्वभाव, दार्शनिक व वैज्ञानिक अभिरुचि के कारण ही वे अपने देश तथा विश्व में घूमे फिरे और अनेक भागों के बारे में अवलोकन कर पाए, छोटी छोटी चीजों को वो देख पाए। वे अपने अनुभवों को विस्तार देने और आदान प्रदान करने में विश्वास रखते थे। वो अपनी नॉलेज को अपने तक ही सीमित नहीं रखते थे, उस नॉलेज को एक्सचेंज करने में बिलीव करते थे। जो यूनान था, तो यूनान के दोनों ओर एजियन सागर से घिरी स्थिति भौगोलिक ज्ञान अर्जन करने के लिए लाभदायक बनी हुई थी। जो फेवरेबल कंडीशंस थी वहां पर क्या था? एजियन सागर था और वो उसको ज्योग्राफिकल कंडीशंस का भी फेवरेबल थी। इसके धरातल की विविधताएं और भौतिक आकृतियों ने भूगोल के ज्ञान विकास में बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स थे, तो उनको क्यूरियस किया उनका डेवलपमेंट देखने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए। वस्तुतः यूनान पहाड़ी और असमतल देश है, प्लेन एरिया नहीं है, वो अंडुलेटिंग है। शीतकाल में इसकी अनेक पहाड़ियां, चोटियां बर्फ से घिरी रहती हैं। इसकी अनेक जलधारा पहाड़ियों से इसमें बहुत सारी जलधाराएं बहती है, जो तटीय मैदानों से उतरकर सागर में समा जाती है। यहाँ के अनेक स्ट्रेट्स भी है, यहाँ पर बंदरगाह भी है, पोताश्रय भी है। और इसके अंदर क्या होता है कि इससे व्यापारियों को पड़ोस के द्वीपों देशों तक पहुंचने हेतु प्रेरित किया गया। यूनानियों के ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण में निवास ने उन्हें, जो उनको फिजिकल कंडीशंस वहां मिली, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस उनको वहां मिली, उन्होंने उनको क्या प्रेरित किया? उससे वो प्रेरित होकर भू आकृतिक विज्ञान, जूमोर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी एवं महासागरीय विज्ञान, ओशनोग्राफी में अभूतपूर्व ज्ञान अर्जन उपलब्ध कर पाए। इनके बारे में वो स्टडी कर पाए। वहां मुख्य भूमि की चूनी चट्टान, लाइमस्टोन टोपोग्राफी भी था, जिसमें अनेक नदियां लुप्त होकर पुनः प्रकट हो जाती थी। यूनान पृथ्वी की भूकंपीय पेटी, वीक जोन ऑफ द अर्थ में स्थित है। तो यूनान में अदा-कदा भूकंप के झटके भी आते रहते थे। यूनानी विद्वानों ने इन घटनाओं के अध्ययन करने व उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम यूनानी भूगोलवेत्ता की बात करें, होमर के बारे में बात करें। होमर यूनान का महान लोकप्रिय कवि था, वो पोएट था।
उसके कृतियों का प्रकाशन जो उनकी बुक्स थी इलियड और ओडिसी नामक 2 महाकाव्य से हुआ था। जो उसकी बुक थी ओडिसी, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे जोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द डिस्टिंक्ट प्लेसेस कि जगह जगह वो घूमे थे, उनके बारे में, वहां की जो भौगोलिक चीजें थी उनके बारे में उन्होंने लिखा था। तो ये महाकाव्य जो था ट्रोजन के युद्ध, ट्रोजन वॉर 1180 ईसा पूर्व के वर्णन तथा ऐतिहासिक भूगोल की मूल्यवान सूचनाओं एवं ज्ञात विश्व की जानकारी से पूर्ण है। होमर पृथ्वी को महासागरीय नदी ओशन रिवर से चारों ओर घिरा वृत्ताकार मानते थे। जो उनकी जो थॉट था होमर का, वो क्या था, अर्थ टू बी अ प्लेस ऑफ सर्कुलर फॉर्म सराउंडेड बाय ओशन रिवर्स। तो वो पृथ्वी को महासागरीय नदी ओशन रिवर से घिरा वृत्ताकार सर्कुलर मानते थे। वे आकाश को ठोस नतोत्तर कॉनकेव तल के स्वर्गीय मेहराब समझते थे। होमर ने अपनी कविताओं में कई बार व्यक्त किया कि सूर्य उदय महासागर नदी से होता है। उन्होंने जो भी कुछ ज्योग्राफिकल अकाउंट के बारे में बताया सब अपनी पोएम्स के अंदर बताया। उन्होंने क्या बताया कि सूर्य उदय महासागर नदी से होता है जो पुनः उसी में अस्त होता है। उन्होंने उदय भी उसी से बताया और अस्त भी वहीं पे बताया। उस समय किसी को भी जानने की चिंता नहीं थी कि सूर्य अपनी यात्रा पुनः आरंभ करने उदय बिंदु तक कैसे पहुंचता है। तारागणों को भी प्रतिदिन उदय अस्त की यही प्रक्रिया थी। वे भी महासागरीय जल में डुबकी लगाते थे। तो उनका ये थॉट था कि वो इस जो आपकी जो नदी है, महासागर है, उस नदी से ही उदय हो रहा था और उसी नदी में उनका अस्त हो रहा था। जो महत्वपूर्ण चीज इन्होंने बताई, इन्होंने चारों दिशाओं से प्रभावित 4 प्रकार की वायु का होमर ने वर्णन किया। 4 टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में उन्होंने बताया। सबसे पहले उन्होंने बोरस नदी, जो उत्तर से बहने वाली शक्ति से भरी शीत हवा थी जो आकाश को स्वच्छ बनाती है। सबसे पहले नॉर्थ साइड में बहने वाली नदी की बात की, जो उसके, और उन्होंने क्या क्वालिटी बताई उसकी, उत्तर से बहने वाली शक्ति से भरी शीत हवा थी, ठंडी थी, जो आकाश को स्वच्छ बनाती है। बोरस स्ट्रॉन्ग एंड कूल विद क्लियर स्काई बताया। दूसरा उन्होंने क्या बताया, दूसरी जो उन्होंने विंड बताई, यूरस बताई। यूरस को पूर्वी हवा, जैसे हम इसके अंदर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया। यूरस को पूर्वी हवा उष्ण व सरल थी। यूरस के बारे में बताया, वार्म एंड जेंटल विंड थी, जो किस ओर थी, पूरब की ओर। नोटस दक्षिण से प्रभावित तूफानी, आर्द्र और कभी कभी उग्र बनकर आगे बढ़ने वाली वायु थी। तो जो नोटस थी, इन फ्रंट ऑफ एडवांसिंग स्टॉर्म, वेट एंड समटाइम्स वायलेंट विंड थी। और जो चौथी जो विंड इन्होंने बताई, जेफ्रास करके इन्होंने बताई, जेफ्रास करके, ये इन्होंने पश्चिमी हवा बताई, जो भयंकर, झंझावात एवं चिपचिपी थी, डेडली बामी विद गैल फोर्स, तूफान लाने वाली हवाएं थी। तो ये इन्होंने 4 प्रकार की हवाओं के बारे में बात की। तो सबसे पहले इन्होंने जो ज्योग्राफी के बारे में बताया, जो ज्योग्राफिकल हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनकी बुक्स के थ्रू मिलती है, ओडेसी और एलाइड करके इनकी बुक्स है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अगले जो हमारे यूनानी हैं वो है थेल्स ऑफ मेलिटस। तो थेल्स उत्तरी आयोनिया, पश्चिमी तुर्की के बास्फोरस तट के निकट मेंढर नदी के मुहाने पर स्थित मेलिटस नामक समृद्ध यूनानी बस्ती के निवासी थे। तो कहाँ के रहने वाले थे वो? मेलिटस के रहने वाले थे। और उनका बर्थ कब हुआ था? 640 BC के अंदर उनका बर्थ हुआ था।
दार्शनिक भी थे, वो खोजी यात्री भी थे, और इन्होंने फर्स्ट टाइम originated several basic theorems of geometry. इन्होंने क्या किया? इन्होंने आयोनिया में अंकगणित, रेखागणित व नक्षत्र विद्या का अध्ययन किया एवं यूनानी ज्यामिति, ग्रीक ज्योमेट्री की नींव रखी। तो originated several basic theorems of geometry. पृथ्वी की माप का श्रेय भी थैलेस को ही जाता है। First person to initiate measurement of the earth and location of things on the face of the earth. इन्होंने पृथ्वी तल पर वस्तुओं की स्थिति निर्धारण के भी प्रयास किए। 7वीं सदी ईसा पूर्व का थेल्स व्यावहारिक व्यापारी था। अपनी मिस्र यात्रा में उन्होंने कुछ पुरोहितों को कोण मापन करते देखा, एंगल मेजरमेंट करते देखा। वे आधार रेखा बेस लाइन को माप रहे थे और क्षेत्रफल का आंकलन कर रहे थे। इससे प्रेरित बन थैलेस ने ज्यामिति या ट्रिग्नोमेट्री की अनेक समस्याओं को हल किया। तो उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को समस्याओं को उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स उन्होंने उसके ऊपर बनाई। उन्होंने क्या माना? उन्होंने माना कि उन्होंने पृथ्वी को जल पर तैरती एक थाली डिस्क जैसा अनुभव किया। विजुअलाइज द अर्थ एज अ डिस्क फ्लोटिंग इन वाटर, कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है। और इन्होंने आयनिक स्कूल ऑफ फिलोसफी की भी स्थापना की थी, एस्टेब्लिश आयनिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, इसकी भी इन्होंने किया था। पब्लिश्ड व्यूज ऑन अर्थ, उन्होंने अपने विचार किसके ऊपर रखे? पृथ्वी के ऊपर रखे। उसकी शेप, उसकी आकृति कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, वाटर एंड लैंड कितना है वाटर के ऊपर, नाइल रिवर के बारे में बताया, फ्लड्स के बारे में बताया, उसके इफेक्ट्स के बारे में बताए। और इस तरह से जो इन्होंने एक्लिप्स के बारे में बताया, सूर्य ग्रहण के बारे में भी इन्होंने बताया, और बहुत सारे ज्योग्राफी के बारे में इन्होंने चीजें बताई। थैंक यू।